चैप्टर 77। जैसे ही वह कुछ बोलने वाली थी उसे राघव की बॉडी की गर्माहट महसूस होने लगी। तभी उसे कुछ हार्ड सा फील होने लगा। वो शर्मा गई। पहली बात तो यह थी कि वह पहली बार किसी लड़के के इतने करीब थी, और दूसरी बात उसे लगा कि ये उसके एक्सपेक्टेशन से बाहर है। उसके मन अजीब अजीब से थॉट्स आने लगे। उसका चेहरा भी गर्म हो गया। वह ये सोचते ही अपनी जगह जम गई। हिलने की हिम्मत भी नहीं टूटा पा रही थी, फिर भी उसकी शर्म कम नहीं हुई। तब उसे अपने ओर दो जोड़ी आंखों की तैश फील हुई। उसने सिर उठाकर देखा तो राघव उसे देख रहा था। उसका गला सूख गया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे वक्त वह कितनी मासूम और डरी हुई लग रही थी, और वही राघव उसे ऐसे देख अपनी बाहों में समा लेना चाहता था। उसने अचानक में सर नीचे किया और सिया की गर्दन पर काट लिया। जैसे ही सिया ने हल्की सी आवाज निकाल, राघव ने अचानक उसे छोड़ दिया और पलटा कर बिस्तर से उठ गया और सीधे बाथरूम की ओर बढ़ गया। उसने सिया की ओर मुड़कर भी नहीं देखा था। जल्द ही शॉवर की आवाज आने लगी। वही सिया ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और महसूस किया कि उसके गाल कितने ज्यादा गर्म हो गए हैं। थोड़ी देर बाद में उठकर बैठ गई और अपना फ़ोन उठाया। जब उसने फ़ोन चालू किया तो उसके फ़ोन पर मैसेज की बाढ़ की आ गई। उसका फ़ोन लगभग हैंग हो गया था। उसके फ़ोन पर अनगिनत अनफैमिलियर नंबर से कॉल आए थे और उसके इनबॉक्स में ढेर सारी टेक्स्ट मैसेज भर गए थे, जिनमें हर एक मैसेज अपोलॉजी से भरा हुआ था। उसके आस मुट्ठी भर सच्चे दोस्त थे, जिनमें एक लड़की बेला भी शामिल थी, जिसने एक्साइटमेंट में इस कई वॉइस मैसेज और लिंक भेजे थे। सिया ने एक पर क्लिक किया और सुना। हाय सिया, कैसी हो? मैं कल तुम्हारा लाइव स्ट्रीम देखा और मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था। सच में मल्होत्रा परिवार तुम्हारी माफ़ी के काबिल नहीं है, और स्पेशली काव्य तो बिल्कुल भी नहीं। सिया, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। सिया, ये देखो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट फोरम पर क्या हो रहा है। बेल क्यों? कुछ मैसेज के बाद कुछ लिंक दे। सिया ने लापरवाही से एक लिंक पर क्लिक किया और उसमें एक अपॉलॉजी वाला पोस्ट मिला, जहां किसी ने एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने सच्चाई जाने बिना उसे एक्सपेल करने की मांग कर दी। उसे पर अनगिनत कमेंट भी थी, जिनमें और लोगों की अपॉलॉजी के अलावा और कुछ नहीं था। ये देख सिया ने अपना फ़ोन बंद कर दिया, क्योंकि अब उसे इन सब की परवाह नहीं थी। उसी समय बाथरूम के डोर खुलने की आवाज़ आई। उसने नज़र उठाकर देखा तो राघव बाथरूम से बाहर निकल रहा था। उसका शरीर अभी भी गीला था और उसने एक भीले बाथरोब लपेटा है था। उसके बाल अभी सूख नहीं थे। उसने बस आलस से उन्हें टॉवल से पूछ लिया था। बाथरोब सामने से आधी हद तक क्या हुआ था, जिससे उसके एब्स दिखाई दे रहे थे। ये राघव उस प्रोफेसर वाले लुक से कहीं मैच नहीं करता था। उसके बिखरे बाल उसे एक अजीब सा एहसास दे रहे थे। हालांकि वह जानती थी राघव का ख्याल उसके लिए कुछ ऐसे ही है, फिर भी वह शर्मा गई। वहीं राघव ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसने खुद को ज़्यादा सोचने से रोका और जाने से पहले उसने वहां एक नोट छोड़ दिया, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि अब वह राघव का सामना कैसे कर पाएगी। जब वो अपने घर पहुंची तो आरव किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा था। सिया को नाइट ड्रेस में देख अचानक शॉक हो गया और खांसने का नाटक करने लगा। सिया इक्वल्स इक्वल्स इक्वल्स। सिया को अब जाकर एहसास हुआ कि उसके साथ क्या गलत है। वह जल्दी से कपड़े चेंज करने के लिए अपने कमरे में चली गई। सिया, ब्रेकफास्ट रेडी है, आरव ने ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए कहा। सिया, तुमने कल बहुत अच्छा किया। बहुत सारे लोग तुम्हारे फैन बन गए हैं और बोलो कह रहे थे कि तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है कि तुम एक दिन मिस्टर शेखावत को भी मात दे दो। आरव एक्साइटमेंट में बोले जा रहा था, लेकिन जब उसने सिया को शांत देखा तो वह भी धीरे धीरे शांत हो गया। सिया, मल्होत्रा परिवार को कभी माफ मत करना, वह बहुत गंदे हैं, आरव ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि कल उसे पूरी स्त्री लता चली थी कि उन्होंने सिया के साथ क्या क्या गलत किया था। उसके साथ तो उसकी माँ और बहन उसका साथ देने के लिए हमेशा थी, इसलिए उसे वो अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ जो सिया ने बर्दाश्त किया था। सिया की तुलना में वह खुद को लकी समझ रहा था। कम से कम उसे फैमिली लव का तो एहसास था, लेकिन सिया को तो वह कभी नसीब ही नहीं हुआ। उसके एडेप्टिव पेरेंट्स ने हमेशा से ही उसके साथ गलत व्यवहार किया था, और उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स और भाई तो उनसे भी कहीं ज़्यादा क्रूएल थे। तुम चिंता मत करो, मैं कभी नहीं जाऊंगी, सिया ने कहा।
वह मेरा परिवार नहीं है। मेरे परिवार में सिर्फ तुम और दादी ही बच्चे हो। तभी आरव नहीं पूछ लिया और मिस्टर शेखावत के बारे में क्या ख्याल है। तभी राघव पूरी तरह से तैयार होकर अंदर आया ही था कि आरव का सवाल का सबब सुनने के लिए वो दरवाजे पर ही रुक गया। वह भी सिया के जवाब के बारे में जानना चाहता था। आरव, किसी सवाल ने सिया को कुछ देर तक रोक दिया। उसने गंभीरता से सोचा और फिर से बोल, नहीं, वह तुम सबसे अलग है। सिया का ये जवाब सुनकर राघव का दिल बैठ गया और उसकी आंखें ठंडी पड़ गई, इससे पहले कि वह अपने इमोशंस को संभाल पाता। सिया बोली, वह स्पेशल है, परिवार की तरह नहीं लेकिन परिवार जितना ही इम्पॉर्टेंट। राघव का दिल धड़क उठा जब उसने ये सुना। किसी ने उसे ऐसा पहले महसूस कभी नहीं कराया था। उसने अपनी स्माइल छुपाई और पैरों की तेज आवाज की, जिससे उन्हें सिग्नल मिल गया कि वह यही है, और फिर अंदर चला आया और ऐसा दिखावा किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। उसे देखकर सिया को याद आया कि थोड़ी देर पहले राघव के लिए उसके मन में क्या क्या ख्याल चल रहे थे। ये देखकर वह शर्मा गई और उसके चेहरे की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। हालांकि राघव उसके चेहरे को देखकर समझ गया कि वह क्या सोच रही है। अभी अगर आरव यहाँ ना होता तो राघव उसे जरूर चिढ़ाता। एक बार फिर उसे लगा कि आरव यहाँ गलत जगह है। बेशक आरव को भी ये बात समझ आ गई थी, इसलिए वो राघव को ग्रीट करने के बाद वह अपने कमरे में लौट गया और डाइनिंग टेबल पर उन दोनों को अकेला छोड़ दिया। अब के जाने के बाद डाइनिंग हॉल में सन्नाटा छा गया, वह भी इतना गहरा कि लगभग वह दोनों एक दूसरे की सांस तक महसूस कर पा रहे थे। सिया को ये माहौल असहनीय लग रहा था। पहले उसकी और राघव के बीच सब कुछ कितना नॉर्मल था, लेकिन अब उन्हें अलग क्यों लग रहा है। इस ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए सिया ने बात करने के लिए एक रैंडम टॉपिक उठाया और कहा, क्या मुझे अब भी इन्वेस्टिगेशन के लिए कोऑपरेट करना होगा। सिया की बात समझते हुए राघव ने कहा, नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। और सच तो ये था कि उसके पास कॉर्पोरेशन करने के लिए कुछ था भी नहीं। बाय द वे, मुझे खबर मिली है कि शिवान, वीर और सुप्रिया मल्होत्रा को बेल मिल गई है। वह डायरेक्टली काव्य के साथ शामिल नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा वह सच छुपाने की दोषी थे। उन्हें वार्निंग और फाइन पे करने के बाद छोड़ दिया गया है। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें वापस चेंज भेज सकता हूँ। क्योंकि वह शामिल थे या नहीं ये तो बस एक शब्द का मामला था। अगर सिया चाहती तो वह उन लोगों को लाइफ टाइम तक जेल में सफ़र करने के लिए छोड़ सकता था, लेकिन उसने पहले ही कह दिया था कि मैं खुद ही सब कुछ संभाल लेगी। इसलिए उसने फैसला उसे पर छोड़ दिया। सिया ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, छोड़। क्योंकि वह भी इससे आगे बढ़ती तो उसमें और मल्होत्रा परिवार में कोई अंतर नहीं होता। राघव ने पहले से ही उसके जवाब का अंदाजा लगा लिया था, इसलिए वह शौक नहीं हुआ। अगर सिवान और मल्होत्रा परिवार की बाकी लोग रह भी हो गए तो भी अब उनकी जिंदगी आसान नहीं होने वाली थी। कल सिया ने जो किया उसके बाद सिवान को कोई याद नहीं करेगा, और अगर याद करेगा भी तो सिर्फ उसे आदमी को जिसने किसी और की रिसर्च की कॉपी की है। इस बारे में बात करते हुए अभी भी एक और पसंद को हैंडल करना अभी बाकी था। तुम उसे जोकर को कैसे संभालोगी। जोकर, सिया ने एक पल सोचा और फिर भी समझ गई कि राघव किसकी ओर इशारा कर रहा था। संजय, हाँ, वह बहुत बुरा था। शिवान को खुश करने के लिए उसने सिया की कई चीजें चुरा ली थी। वह शिवान से भी ज्यादा खतरनाक था। हालांकि शिवान कोई ज्यादा अच्छा नहीं था, फिर भी उसमें आत्मसम्मान तो था। पर संजय तो पूरी तरीके से अपना आत्मसम्मान को चुका था। वह पहले इतनी आंधी थी कि संजय को एडमायर करती थी, जो अब यूरी तरह खत्म हो गई। इस पल राघव को याद आया कि सिया के मन में कभी संजय के लिए फीलिंग्स थी। उसकी नज़रें उसकी ओर मुड़ी जो थोड़ी उलझी हुई थी। खुद को देखता पाकर सिया ने आंखें फेर ली और आहें भरते हुए कहा, कुछ मत कहो, मुझे पता है उस समय मेरा टेस्ट सच में बहुत खराब था। सिया का रिएक्शन देखकर रखा एक पल के लिए शौक रह गया और फिर जोर जोर से हंसने लगा। वह ऐसा कुछ नहीं खाने वाला था, वह तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था। पुलिस को बुलाओ, सिया ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, क्योंकि असल में तो संजय था जिसने उसका रिसर्च का डाटा चुराया था। जो सजा उसे मिलने वाली थी उसके बाद वह इस इंडस्ट्री में कभी टिक नहीं पाएगा। कोई भी ऐसा घटिया और बदनाम आदमी इस इंडस्ट्री में टिक नहीं सकता। राघव सिया के फैसले से सेटिस्फाइड था। अब डाइनिंग हॉल का माहौल ठंडा सुकून भरा लग रहा था।
दूसरी ओर मल्होत्रा परिवार की मॉर्निंग इतनी आसान नहीं थी। सुप्रिया, सिवान और वीर को रिहा कर दिया गया था, लेकिन सिर्फ एक दिन में उन्होंने अपना सारा अट्रैक्शन और चार्म खो दिया था। वीर की हालत थोड़ी बेहतर था क्योंकि वो पहले इस दौर से गुजर चुका था। उसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, लेकिन शिवान और सुप्रिया बेसुध लग रहे थे। सुप्रिया का तो रोना ही बंद नहीं हो रहा था, जबकि सिवान पूरे समय चुप रहा था। शिवान कल से ही ऐसा था। पूछताछ के दौरान वो जवाब देता और बाकी समय चुप था। वीर मल्होत्रा फैमिली का सबसे छोटा बेटा था, उसे कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अब जब परिवार के साथ कुछ ऐसा हो रहा था तो उसे ही मजबूती से खड़े रहकर फैमिली को साथ रखना था। वह शिवान की प्रॉब्लम समझ रहा था। शिवान बहुत घमंडी व्यक्ति था, लेकिन इस बार उसके घमंड को तोड़ दिया गया था। हालांकि ये दुख मानने का समय नहीं था, उन्हें अपने परिवार के लिए मजबूत बने रहना था। शिवान, मुझे पता है तुम दुखी हो, लेकिन तुम्हें मजबूत रहना होगा। डैड और भाई अभी भी पुलिस स्टेशन में है। उनको इतनी आसानी से बिल नहीं मिल सकती क्योंकि वह सबूत मिटाने में शामिल है। यह एक सीरियस ऑफेंस है। वीर की बात सुनकर शिवान अचानक उसकी कर देखने लगा। उसने अपनी रोती हुई माँ और परेशान भाई को देखा और आह भरी और कहा, मैं ठीक हूँ। तुम अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स को उसे करके बिजनेस पर नज़र रखो और किसी की मदद को, ताकि वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं पहले कंपनी के शेयरहोल्डर्स को स्टेबल करूँगा। अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड। और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।